स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज जितेंद्र कुमार। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। मैं शुरू करूं इसके पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप पीजीटी, टीजीटी, नीट, एम्स, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल में आज हम चर्चा करेंगे माइटोसिस की। और मैं शुरू करूं उसके पहले एक और निवेदन करना है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और आप हमारे जो है क्या बोलते हैं ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। 8318223212 व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस पर भी जुड़ सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और जो है चैनल को अधिक से अधिक यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेल साइकिल। सेल साइकिल के पहले हम कुछ विशेष बातों पर चर्चा करना चाह रहे थे आप लोगों से, तो हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं अन्य चीज़ों की। ठीक है, सेल साइकिल के बारे में जो थ्योरी दी गई वो मुख्यतः दो थ्योरियाँ दी गई हैं विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा। नंबर एक पर अगर हम देखें तो जो थ्योरी है वो है आपकी सेल लीनिएज थ्योरी। इस थ्योरी को रुडोल्फ विर्चोव नामक एक साइंटिस्ट ने दिया था। रुडोल्फ विर्चोव नामक एक साइंटिस्ट ने दिया था और उसने ये बताया था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला अर्थात न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कि नई कोशिकाएं जो होती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। उसके बाद कार्ल नगेली एक साइंटिस्ट आया, उसने कहा कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसने बताया कि जो है नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। उसके बाद स्ट्रासबर्गर एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने कहा कि न्यू न्यूक्लियस फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस, मतलब नया केंद्रक पुराने केंद्रकों से बनता है। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो तीन तरह का होता है, एमाइटोसिस, मियोसिस और माइटोसिस। ठीक है, एमाइटोसिस, मियोसिस और माइटोसिस। एमाइटोसिस में कोशिकाएं सीधे सीधे जो है दो भागों में बढ़ जाती हैं और इसमें किसी भी प्रकार का कोई टेक्निकल डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है, मियोसिस की अगर हम बात करें तो ये रिप्रोडक्टिव कोशिकाओं में होने वाला जनन है। किन कोशिकाओं में होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में होने वाला जनन है। और इसमें एक कोशिका से 4 न्यू डॉटर सेल्स बनती हैं और प्रत्येक न्यू डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो अपनी पेरेंट सेल की हाफ होती है। कितनी होती है? हाफ। पेरेंट सेल की हाफ होती है। मियोसिस के बाद हम माइटोसिस की बात करते हैं। ठीक है, माइटोसिस ही आज हम लोगों को मोस्टली पढ़ना है। मियोसिस और ये माइटोसिस के बारे में बाद में बताएंगे। माइटोसिस जो है वेजिटेटिव सेल्स या कायिक कोशिकाओं में होने वाला एक विभाजन है। इसमें एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं और प्रत्येक डॉटर सेल्स जो है अपने पेरेंट सेल की तरह ही क्लोन्ड होती है, मतलब अपने पेरेंट सेल की तरह ही होती है। अगर हम बात कर लेते हैं करना चाह रहे थे माइटोसिस की, तो टर्म जो माइटोसिस है वो वाल्टर फ्लेमिंग ने दिया। किसने दिया? वाल्टर फ्लेमिंग ने माइटोसिस जो शब्द है वो दिया। वाल्टर फ्लेमिंग ने किसने दिया? वाल्टर फ्लेमिंग ने टर्म माइटोसिस दिया। किसने दिया? वाल्टर फ्लेमिंग ने। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो माइटोसिस को डिस्क्राइब्ड किया वो ई सीडर ने माइटोसिस या समसूत्री विभाजन को क्या किया? डिस्क्राइब किया, उसके विस्तृत मतलब वर्णन किया।
माइटोटिक डॉटर सेल्स आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल, हम अभी बता चुके हैं कि ये जो है जेनेटिकली या आनुवांशिक रूप से अपने पेरेंट सेल की तरह जो डॉटर सेल्स बनती है माइटोसिस में, वो आइडेंटिकल होती हैं, समान होती हैं आनुवांशिक रूप से। अब है कैरियोप्लाज्म थ्योरी। इस थ्योरी को ओ हर्टविग ने दिया था। यह थ्योरी अभी हम न्यूक्लियस जब हमने बताया था तो हमने आप लोगों को बताई थी, पुराना वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, फिर भी हम थोड़ा इसके बारे में आप लोगों को बताए दे रहे हैं। ओ हर्टविग ने इस थ्योरी को डिस्क्राइब किया था जब किसी कोशिका का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स KI, ठीक है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी कहते हैं हम, KI को न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी कहते हैं, ठीक है, ये बिगड़ जाता है, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो बिगड़ जाता है तो माइटोसिस की क्रिया होती है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स KI इज इक्वल टू VN अपॉन VC माइनस VN, मतलब VN अपॉन VC माइनस VN, ये फॉर्मूला है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का। VN यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है, और VC जहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सेल है, और VC माइनस VN वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये है। जब एक कोशिका, एक छोटी कोशिका का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अधिक होता है, मतलब बढ़ता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म कम होता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ेगा तो साइटोप्लाज्म कम होता है। सेल ग्रोथ के दौरान साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ती है, सेल जब वृद्धि करती है तो साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ती है, जिससे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स घटता है। साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स घटेगा। अतः बड़ी कोशिका में केंद्रक साइटोप्लाज्मिक क्रियाओं का अच्छे से नियंत्रण नहीं कर पाता है। बड़ी कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज़ का नियंत्रण अच्छे से नहीं कर पाता है। इसलिए हर्टविग ने कहा कि जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है उसको बढ़ाने के लिए बड़ी कोशिका दो छोटी कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। दो छोटी कोशिकाओं क्या होता है, साइटोप्लाज्म बढ़ता है, ठीक है, तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम होता है, और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम होता है, कोशिका बढ़ती है तो न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पाता है साइटोप्लाज्म की, और इसलिए विभाजन होता है, विभाजित होती हैं दो छोटी कोशिकाएं। सरफेस वॉल्यूम थ्योरी जो दूसरी आई उसको सेल डिवीजन ड्यू टू सरफेस वॉल्यूम, इसमें बताया कि सरफेस वॉल्यूम के कारण सेल डिवीजन होता है। अब हम बात करते हैं सेल साइकिल की। सेल साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो सेल साइकिल किसी भी कोशिका के संपूर्ण जीवन में घटित होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं, सेल साइकिल। किसी भी कोशिका की लाइफ स्पैन जो होता है, जीवन अवधि, उसके अंदर घटित होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, सेल साइकिल कहा जाता है। सेल साइकिल में 2 स्टेज होती है। सेल साइकिल कंसिस्ट 2 स्टेजेस। नंबर 1 इंटरफेज, ठीक है, और नंबर 2 जो है डिवीज़न फेज, उसको हम अभी बताएंगे। पहले इंटरफेज की बात कर लेते हैं। इंटरफेज इज मिडिल और रेस्टिंग फेज। ये 2 विभाजनों के बीच की विश्राम अवस्था होती है, मध्य अवस्था होती है, ठीक है। टाइम बिटवीन 2 डिवीज़न, 2 विभाजनों के मध्य का समय होता है, ठीक है। मोस्ट एक्टिव फेज, ये बहुत बहुत ज़्यादा सक्रिय अवस्था होती है। इस अवस्था में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, tRNA का फॉर्मेशन होता है, mRNA का इस अवस्था में प्रोटीन, tRNA और mRNA बनते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि tRNA किस अवस्था में बनता है तो हम लोगों को बताना है कि tRNA इंटरफेज में बनता है, mRNA भी इंटरफेज में बनता है, और प्रोटीन का संश्लेषण भी इंटरफेज में होता है। इंटरफेज डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस बाय हॉवार्ड एंड पेल्क। इंटरफेज को हॉवार्ड और पेल्क ने 3 सब फेज में बांटा, 3 उप अवस्थाओं में बांटा। नंबर 1 G1 फेज, नंबर 2 S फेज, इसे सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, ठीक है। G2 फेज, ग्रोथ 2 फेज, ग्रोथ 1 फेज, S फेज और ग्रोथ 2 फेज। डिवीजन फेज जो होती है
दूसरी फेज जो होती है वो होती है डिवीज़न फेज। बता ही दिया था हमने इंटरफेज और डिवीज़न फेज। अब हम बात करते हैं जीवन फेज की। जीवन फेज को गैप फेज भी कहते हैं, क्योंकि ये दो विभाजनों के बीच में जो है होती है और ये रेस्टिंग अवस्था होती है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल ऑर्गन्स, इस अवस्था में नए सेल ऑर्गन का निर्माण होता है, नए कोशिकांगों का निर्माण होता है, आरएनए का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। किसमें? जीवन फेज में। जीवन फेज में नए कोशिकांग बनते हैं, प्रोटीन बनती है और आरएनए बनता है। ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म का भी संश्लेषण होता है, प्रोटोप्लाज्म की भी सिंथेसिस होती है। जीवन फेज में सेल डिवीजन निरस्त हो सकता है तथा सेल्स को G0 फेज कहते हैं। जब जीवन फेज में सेल डिवीजन निरस्त हो जाए तो उसे कहते हैं G0 फेज। ठीक है। और हम जो देख रहे हैं कि जितनी भी अवस्थाएं होती हैं विभाजन की, उन सभी को CD के साइक्लिन एंजाइम्स, अगर हम देखें तो इस तरीके की एक अवस्था है, ये है, हम इसको देख रहे हैं। तो इसमें ये इंटरफेज ये अवस्था है। तो इसमें जो सबसे बड़ी अवस्था है वो है जीवन फेज। सबसे मतलब अगर इंटरफेज में सबसे ज़्यादा बड़ी अवस्था है तो वो है जीवन फेज। ठीक है। सेल ग्रोथ होती है, इसमें सेल ऑर्गन्स बनते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, आरएनए बनता है, आरएनए बनता है। और फिर उसके बाद जो दूसरी मतलब मिडिल अवस्था होती है वो होती है एस फेज, और जो सबसे कम इंटरफेज की जो उप अवस्था है वो G2 फेज है। ठीक है। आगे अगर हम इनका टाइम पीरियड की बात करें, ठीक है, उसके बाद फिर ये माइटोटिक फेज होती है, माइटोसिस होती है और साइटोकाइनेसिस होता है। ये बहुत छोटी अवस्था होती है। तो अगर हम बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे जीवन फेज की, तो जीवन फेज सेल की सबसे अधिक वृद्धि होती है, मतलब कोशिका की जो सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है वो कहाँ होती है? जीवन फेज में होती है। अब हम बात करें इसको, इसीलिए प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद जो एस फेज होती है उसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है। ठीक है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं तो एस फेज या डीएनए सिंथेसिस फेज। जो नेक्स्ट फेज है वो है एस फेज या डीएनए सिंथेसिस फेज। रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियर डीएनए का, इसमें हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये दो चीज़ें एस फेज में होती हैं। साइटोप्लाज्मिक डीएनए का रेप्लिकेशन किसी भी अवस्था में हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियर जो डीएनए होता है उसका एस फेज में ही होता है। साइटोप्लाज्मिक डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेल साइकिल की किसी भी अवस्था में हो सकता है, किसी भी अवस्था में। रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल, रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें सेंट्रियोल के, तो ये भी लेट एस फेज में होता है। ठीक है। अब ड्यूरिंग हम G2 फेज की बात करें तो G2 फेज, अब देखिए चूँकि अभी हम बता रहे इसको दो चीज़ें कंट्रोल करती हैं। किसको? इसको दो चीज़ें जो है सेल साइकिल को कंट्रोल करती हैं। सेल साइकिल को दो चीज़ें कंट्रोल करती हैं। उन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोगों को जानना है। साइक्लिन या CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम, और साइक्लिन प्रोटीन्स, साइक्लिन प्रोटीन्स। और कुछ चेक पॉइंट्स भी होते हैं जो इनको प्रत्येक अवस्था को चेक पॉइंट्स चेक करते हैं कि वो डिवीज़न बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो अब हम बात कर लेते हैं G2 फेज की। ठीक है। अगर सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन पूछा जाए तो लेट एस फेज में होता है। अब हम G2 फेज की अगर हम बात करें तो G2 फेज में हम देखते हैं कि इसको सेकंड गैप फेज भी बोला जाता है और सेकंड ग्रोथ फेज भी बोला जाता है। इसमें स्पाइंडल प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है। स्पाइंडल फाइबर्स में जो 97% प्रोटीन्स होती है और 3% आरएनए होता है। तो स्पाइंडल जो प्रोटीन्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है, सेल विभाजन के लिए तैयार होती है, सेल रेडी फॉर डिवीज़न। ठीक है। एटीपी का फॉर्मेशन होता है किसके लिए? डिवीज़न के लिए एटीपी का फॉर्मेशन होता है। फिर यही एटीपी डिवीज़न या एम फेज में
इस्तेमाल होते हैं। और एम फेज जो है इसे डिवीजन फेज कहते हैं और ये स्मॉलेस्ट फेज है सेल साइकिल की, स्मॉलेस्ट फेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझा ही चुका हूँ। सेल डिवीजन जो है वो इतना होता है, मतलब इतनी फेज में होता है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। इन अवस्थाओं में जो है ये होता है। आगे अगर हम देखते हैं तो एम फेज की बात करें तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, मतलब परिपक्व ऊतक, तो उनमें जो है रुकी हुई जीवन फेज को G0 फेज कहते हैं। जीवन फेज उनमें रुक जाती है तो उसको G0 फेज कहते हैं। यह अवस्था सेल साइकिल से बाहर होती है। कहाँ होती है? सेल साइकिल। साइक्लिन प्रोटीन्स और CDKs, मतलब CDK एंजाइम्स, नर्स टी हंट और हार्ट के अनुसार, हार्टमन 2001 के अनुसार सेल साइकिल की गति को बनाए रखते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। इन्हीं प्रोटीन्स की वजह से सेल साइकिल चलता है। कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जो प्रत्येक स्टेज के कंप्लीट होने पर चेक करते हैं कि ये स्टेज कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। और इन चेक पॉइंट्स, ये चेक पॉइंट्स होते हैं कई तरह के होते हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज चेक पॉइंट्स। ठीक है, फिर मेटाफेज, एनाफेज चेक पॉइंट्स, तो ये होते हैं। साइक्लिन DNA रेप्लिकेशन को उत्प्रेरित करती है। साइक्लिन क्या करती है? प्रोटीन्स DNA रेप्लिकेशन को उत्प्रेरित करती हैं। और एम फेज कैरियोकाइनेसिस जो है, मतलब अब माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज की अगर हम बात करें तो इसकी बात कर लेते हैं। स्लीचर या स्लीकर ने कैरियोकाइनेसिस शब्द दिया था या उसकी खोज की थी क्या? और ये इनडायरेक्ट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ये कैरियोकाइनेसिस क्या है? केंद्रक का अप्रत्यक्ष विभाजन है। इनडायरेक्ट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक का अप्रत्यक्ष विभाजन है। इसमें पहली अवस्था अगर हम माइटोटिक फेज में देखें तो प्रोफेज होती है। पहली जो अवस्था है वो है प्रोफेज। इसमें साइटोप्लाज्म मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज स्लो हो जाती हैं। साइटोप्लाज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती हैं। कैसे हो जाती है? स्लो हो जाती है। साइटोप्लाज्म मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है। और ये प्रोफेज है जो लेट प्रोफेज या प्रोमेटाफेज, उसकी अवस्था है। इसमें क्या होता है कि क्रोमेटिन जो है क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप लोग देख ही रहे होंगे क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गए। सेंट्रोसोम मूव्स करने लगता है पोल्स की तरफ। सेंट्रोसोम विभाजित होकर पोल्स की तरफ मूव करने लगता है, क्योंकि वो तो इंटरफेज में ही डिवीजन हो जाता है उसका, सेकेंड एस फेज में। ठीक है, लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस दिखाई नहीं देते हैं, मतलब वो डिसअपियर होने लगते हैं। ठीक है, उसके अलावा एनास्ट्रल और एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस होती है। ठीक है, सेंट्रियोल एब्सेंट इन प्लांट्स, सो ईस्टर फॉर्मेशन इज नॉट अकर। सेंट्रियोल जहाँ पर नहीं होता है, प्लांट्स में नहीं होता है, तो वहाँ पर ईस्टर का फॉर्मेशन नहीं होता है। और जहाँ पर ईस्टर के बिना माइटोसिस होती है उसे एनास्ट्रल माइटोसिस कहते हैं, और ये प्लांट सेल में होती है। एनास्ट्रल माइटोसिस कहाँ होती है? प्लांट सेल में होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है इसलिए ईस्टर नहीं बनता है। और जहाँ ईस्टर के साथ होती है तो वहाँ पर जो है एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस कहलाती है, एनिमल सेल में होती है, और एनिमल सेल में ये बढ़ जाती है। अब बात कर लें मेटाफेज की। मेटाफेज, प्रोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। क्रोमोसोम जो है कन्वर्ट हो जाते हैं काय में? क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मेटाफेज की बात करें और मूव करने लगते हैं पोल्स की तरफ सेंट्रियोल। क्रोमोसोम अरेंज्ड ऑन इक्वेटोरियल, क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल पर आकर, बीच में आकर के इस अरेंज हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर। इस प्रोसेस को मेटाकाइनेसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटाकाइनेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को मेटाकाइनेसिस कहते हैं। अरेंज होना, इक्वेटोरियल प्लेट पर क्रोमोसोम अरेंज होना मेटाकाइनेसिस कहलाता है। क्रोमोसोमल फाइबर और कंटिन्यूस फाइबर अरेंज होते हैं। डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का जो मैट्रिक्स है वो उसका विभाजन होता है। क्रोमेटिड बनते हैं और वो जो है पोल्स की तरफ भागने लगते हैं। कहाँ भागने लगते हैं?
पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं, और लार्ज क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेरिफेरी की तरफ जाते हैं, परिधि की तरफ जाते हैं, और स्मॉल क्रोमोसोम सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ जाते हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर भी 2 भाग में बढ़ जाता है। ठीक है, और वो भी पोल्स की तरफ जाने लगता है क्रोमेटिड्स के साथ। आइए देख रहे होंगे आप, प्रोमेटाफेज की तस्वीर है ये। प्रोमेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो ख़त्म हो गई। ठीक है, काइनेटोकोर्स या वो विभाजित हो गया सेंट्रोमियर, और वो कहाँ भागने लगे, पोल्स की तरफ जाने लगे। देखिए ये इक्वेटोरियल प्लेट ये होती है, यहाँ से ये यहाँ को जाने लगे, या कुछ यहाँ को भागने लगे हैं, मूव करने लगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है, पोलर माइक्रोट्यूब पुश अगेंस्ट ईच अदर, एक वो भागने लगते हैं। मेटाफेज में अगर हम देखें तो क्रोमोसोम देखो बहुत बढ़िया होते हैं और एक इक्वेटोरियल प्लेट पर ही इकट्ठे होते हैं, लेकिन इसकी जो लेट मेटाफेज है उसमें वो मूव करने लगते हैं फिर पोल्स की तरफ। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट पर ही है। ठीक है, तो मेटाकाइनेसिस हुआ। थर्ड जो स्टेज है वो है एनाफेज। ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट फेज है डिवीजन फेज की। और इंटरजोनल फाइबर्स जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट पर जो है अर्ली एनाफेज में दिखाई देने लगते हैं। सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है और क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं नंबर में, क्रोमोसोम नंबर में डबल हो जाते हैं। इसको इस यहाँ पर ही जो है क्या होता है, पुलिंग मैकेनिज्म होती है, पुलिंग मैकेनिज्म होती है। यहाँ पर ही एक अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं पुलिंग मैकेनिज्म। क्या कहते हैं, पुलिंग। तो डिवीज़न हो जाता है सेंट्रोमियर का। सेंट्रोमियर का डिवीज़न होने के बाद जो है क्रोमोसोम नंबर में डबल हो जाते हैं और क्रोमोसोम फाइबर्स संकुचित होते हैं और क्रोमोसोम को पोल्स की तरफ खींचते हैं। इसको हम कहते हैं पुलिंग मैकेनिज्म। ये एनाफेज में होती है। प्रत्येक क्रोमोसोम का ध्रुवों पर पहुंचने में 30 एटीपी खर्च होते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम ध्रुव पर पहुंचते हैं उसके लिए 30 एटीपी खर्च होते हैं, 30 एटीपी खर्च होते हैं। लेट एनाफेज अवस्था में, लेट एनाफेज अवस्था में क्या होता है, लेट एनाफेज अवस्था में क्रोमोसोम ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं, ध्रुवों पर। क्रोमोसोम रीच्ड ऑन पोल्स ड्यूरिंग लेट एनाफेज। ठीक है, प्रिपेयरिंग फॉर साइटोकाइनेसिस। और कोशिका जो है वो साइटोकाइनेसिस के लिए मतलब प्रिपेयर हो जाती है। नेक्स्ट है टीलोफेज। टीलोफेज, टीलोफेज की अगर हम बात करते हैं तो टीलोफेज में क्या होता है कि इसे रिवर्स प्रोफेज भी कहते हैं। टीलोफेज को ही रिवर्स प्रोफेज कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिवर्स प्रोफेज फंसाने के लिए दे देगा टीजीटी पीजीटी नीट में, तो फंस जाएगा बच्चा। तो इसलिए इसको जान लीजिए कि टीलोफेज को ही रिवर्स प्रोफेज कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि सेल की मेटाबॉलिक क्रियाएं बढ़ने लगती हैं, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज्ड इन सेल। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्ड अराउंड दी क्रोमोसोम। पोल्स पर जो क्रोमोसोम होते हैं उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगती है। न्यूक्लियोलस या केंद्रिका भी दिखाई देने लगती है। क्रोमोसोम्स कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमेटिन में, क्रोमोसोम क्रोमेटिन में बदलने लगते हैं और फिर साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस लेट एनाफेज के अंदर जो है शुरू हो जाता है। और एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस किसके द्वारा होता है, फरो बनकर होता है। और जबकि प्लांट में जो है सेल प्लेट के फॉर्मेशन से। इन प्लांट सेल्स साइटोकाइनेसिस थ्रू सेल प्लेट फॉर्मेशन। गोल्गी वेसिकल्स जो होती हैं वो अरेंज होती हैं एक्वेटर पर और फॉर्मेशन करती हैं सेल प्लेट, मतलब फ्रैग्मोप्लास्टिक पदार्थ एकत्रित होता है और उससे सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है। सेल प्लेट जब बीच में बनती है तो सेल विभाजन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इस जो है स्पाइनल फाइबर्स के टुकड़े मध्य रेखा पर जमा होते हैं और संरचना सेल प्लेट बना लेती है फ्रैग्मोप्लास्ट के साथ मिलकर के। प्लांट साइटोकाइनेसिस जो होती है वो सेंट्रीफ्यूगल होती है, मतलब सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन होता है सेंटर टू वर्ड्स दी पेरिफेरी, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ होता है। एनिमल साइटोकाइनेसिस सेंट्रीपिटल होता है। इसमें जो है पेरिफेरी टू सेंटर जो है पेरिफेरी टुवर्ड्स दी सेंटर फरो बनती है। ठीक है, जिसे इसमें देख रहे होंगे आप लोग बन रही है। तो ये जो है अब क्रिप्टोमाइटोसिस और प्रोमाइटोसिस एक शब्द है।
प्रिमिटिव माइटोसिस भी कहते हैं, इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट डिसपियर। इस प्रकार के उसमें विभाजन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होती है। इसको प्रीमाइटोसिस और इंट्रा न्यूक्लियर कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं। ऑल चेंजेस इन न्यूक्लियस, सारे चेंज न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा और रह गया है, मैं बता दे रहा हूँ। स्पाइंडल का फॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और इसे इंट्रा न्यूक्लियर कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ये सम प्रोटोजोन्स, कुछ प्रोटोजोआ में होता है। डायटमोसिस फाउंड इन डायनोफ्लैजिलेट्स में मीजोकैरियोट्स होते हैं, उनमें स्टोन एब्सेंस के कारण क्रोमोसोम का संघनन नहीं होता है, क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर नहीं होती है। तो साथियों, ये सेल साइकिल या माइटोसिस का पूरा वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।